नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के भूगोल विषय में संरचनाएं तथा भू आकृतिक विज्ञान के अंदर अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हम प्रायद्वीपीय खंड के बारे में, अर्थात जो भारत को तीन भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया था, उसमें से प्रायद्वीपीय जो खंड था, प्रायद्वीपीय भाग था, उसके बारे में हम पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन कर चुके थे। आज हम जो इस कक्षा के अंदर हिमालय और अन्य अतिरिक्तीय जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं दूसरा वाला भाग है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो ये भाग है हिमालय और जो प्रायद्वीपीय जो भाग है, उसमें कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना है। इसको तरुण, दुर्बल और लचीली इसके अंदर बांटा गया है। इसमें तरुण, दुर्बल एवं लचीली, अर्थात जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमालाएं हैं, उनको इन तीन भागों में बांटा गया है। एक तो तरुण, नवीन, दुर्बल, कमजोर हुई, लचीली, जो उसके अंदर लचीलापन हो, ये तीन तरीके से विभाजित की गई है। ये पर्वतमालाएं समय के बहिर्जनिक और जो अंतर्जनिक, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक जो बल होते हैं, बहिर्जनिक का मतलब तो जो पर्वत के ऊपर बाहरी साइड में, भूमि से बाहर जो बल लगता है, उस बल के ऊपर जो भी प्रतिक्रियाएं होती है, जो भी क्रियाएं होती है, वो जो बहिर्जनिक बल या जो क्रियाएं हो, ये कहलाता है। और जो अंतर जनित जो क्रियाएं होती है, जो भूमंडल, जो पृथ्वी है, उसके अंदर आंतरिक भाग के अंदर जो क्रियाएं होती है, अर्थात उन क्रियाओं के द्वारा जो हलचलें होती है, उन हलचलों के द्वारा पर्वतों का ऊपर बढ़ना, विखंडन होना और भ्रंश होना, जो घाटियां होती है, वो घाटियों का निर्माण भी इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इनके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेद, पर्वतों के अंदर वलन, जिसको अपन बोलते हैं मोड़दार भी बोलते हैं, भ्रंश होना, भ्रंश और छेद, अर्थात ये प्रतिक्रियाएं इनके अंदर आती है, पर्वतों के अंदर आती है। आपसी टकराव से, अर्थात जो दो भूखंड आपस में टकराएंगे, एक साथ आएंगे, नजदीक आएंगे, तो पर्वत ऊपर की तरफ निकलेगा, अर्थात उसके अंदर प्रतिक्रिया होगी, अर्थात कहीं पे ऊपर उठेगा तो कहीं नीचे धंसेगा। इस प्रकार के ऊपर उठने वाले को तो अपन पर्वत कहते हैं, ये तो पर्वत कहलाएंगे। और ये भ्रंश, अर्थात जो घाटी है, नीचे का जो भाग है, उसे भ्रंश कहते हैं। अर्थात ये सभी क्रियाएं पृथ्वी के अंदर जो बाह्य और आंतरिक जो परिवर्तन होते रहते हैं, जो बल लगते हैं, फोर्स लगते हैं, उन फोर्स दबाव के कारण ये क्रियाएं होती है। अर्थात ये पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विवर्तनिक हलचलों के द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अर्थात विवर्तनिक हलचलों के द्वारा पृथ्वी के अंदर जो भी प्रकार की हलचलें होती है, उनके द्वारा ही पर्वतों का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है, छेद होते हैं, उनका निर्माण होता है। इतना ही नहीं, तेज बहाव या नदियों के द्वारा अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में, यानी जो पानी बह करके आता है पहाड़ी इलाकों से, ऊपर वाले इलाकों से, उस पानी से ये जो कटाव नहीं हो पाए, अर्थात काफी समय से, यदि काफी समय पहले के होते तो इनमें कटाव हो जाते, भ्रंश घाटी बन जाती, वी आकार की घाटी बन जाती, यू आकार की घाटियों का निर्माण हो जाता।
तो इससे ये ऐसा पता चलता है कि आज ये जो पर्वत है वो युवा अवस्था में, कौन सी अवस्था में है? युवा अवस्था में है। अर्थात इनकी जो अवस्था है अभी युवा अवस्था है, ये पर्वत प्राचीन नहीं हुए हैं। ऐसे ही चल के इस कारण से हमारे को पता चलता है कि इनमें गार्ज बनते हैं, वी आकार की घाटियां बनती है, स्फटिकाएं बनती है और जलप्रपात इत्यादि इन्हीं के प्रमाण है, अर्थात नवीनता के प्रमाण है। ये दूसरा वाला भाग था हिमालय वाला। अब तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा वाला भाग है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अंदर ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग का विकास कैसे हुआ कि भारत के अंदर जो मैदानी भाग है उसमें सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां का जो मैदान बना है वो हिमालय से उतर करके जो आने वाली नदियां हैं वो नदियां अपने साथ में कई प्रकार की मिट्टी अर्थात कंकड़ पत्थर लाती है। वो घिस घिस करके उनका अपरदन हो करके और ये मिट्टी के रूप में बन जाती है, अर्थात मिट्टी तैयार हो जाती है। और ये ढलानी जो ढलान से बह करके समतल इलाकों में आकर के पानी धीरे धीरे बहने लगता है और अपने साथ निक्षेपित अर्थात अपने साथ गाद मिट्टी कंकड़ जो लाई हुई जो अन्य प्रकार की चीजें हैं उनको इस समतल मैदानों में जमा कर देती है और इस जमा करने के कारण ही इन मैदानों का निर्माण हुआ है। अर्थात हिमालय पर्वतमाला के निर्माण प्रक्रिया में ये लगभग अर्थात इस मैदानों को बनने में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष, लगभग 6.4 करोड़ वर्ष लगे इन मैदानों का निर्माण, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों का निर्माण होने में लगभग 6.4 करोड़ वर्षों का समय लगा है तथा इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों अपने साथ लाए हुए अपरदनों के द्वारा जमा करके और इन मैदानों का निर्माण हुआ है। ये मैदान जलोढ़ की औसत गहराई, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। जलोढ़ की औसत गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर की गहराई तक है। अर्थात ये जो मैदान है काफी गहरे हैं, अर्थात इनके यहाँ ला करके और बिछाई गई मिट्टी है उस मिट्टी के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। इस तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण भी जो गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र है उनके द्वारा नदियों के द्वारा इन मैदानों का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। इसके आगे भू आकृतियां विभिन्न प्रकार की देश जो अपना भारत है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के भू आकृतियां बनी हुई है। और इन आकृतियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। भू आकृति देखिए, भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसके संरचना एवं प्रक्रिया के ऊपर की ओर विकास की अवस्थाओं का परिणाम होता है। अर्थात ये एक धीरे धीरे विकसित होती है और भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ आकृतियां हैं। इससे हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अर्थात हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं पे उबड़ खाबड़ स्थल है। और इतना ही नहीं, इसमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां, खड्ड भी इस क्षेत्र के अंदर है। दक्षिण भारत में एक स्थिर परंतु कटापटा पठार है जहां अपरदित चट्टान खंड और कंगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतियों में बांटा जा सकता है। एक है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। नंबर 1 है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं।
विभिन्न भागों में बांट रहे हैं इसको। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी भारत का मैदान प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। तटीय, अगला है पांचवा है तटीय मैदान, तटीय मैदान। छठा है द्वीप समूह। इस प्रकार से हम भारत को विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के तहत विभिन्न प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो भारत है, उसके पूर्व में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के साथ साथ में ही और विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं भी स्थित है। तो इस प्रकार से हम उत्तरी भारत को ऐसे विभाजित कर सकते हैं। उत्तर भारत का मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के जो हिमालय पर्वत है उसके ठीक दक्षिण की तरफ है, क्योंकि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो लाकर के अपने साथ नीचे बिछा देती है और बिछाने के कारण इस भारतीय मैदान का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के ठीक बीचों बीच में, जहाँ पे मालवा का पठार, ये पठार भी विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान का उत्तर पूर्वी स्थल है, भाग है, वहां पे फैला हुआ है। तटीय मैदान, जो तटीय मैदान है दक्षिण जो भारत का नीचे वाला भाग है उसके पूर्व में और पश्चिम में जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट और तट है उसके बीच में फैले हुए हैं। द्वीप समूह भारत के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर स्थित है। इस प्रकार से भू आकृतियां विभिन्न प्रकार की है। भारत को विभिन्न भू आकृतियों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। इस तरीके से आज हमारा ये दूसरा जो अध्याय है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।